ईरान और इजराइल फिर आमने सामने हैं, मिसाइल्स उड़ रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट की तरफ हैं। Iran launched new wave of missiles towards Israel. Iran now launches waves of missiles at Israel in response to the attacks. Over 300 Iranian ballistic missiles killing civilians. 6 people were killed and dozens wounded when this apartment block near Tel Aviv took a direct hit. लेकिन सवाल ये है कि इस लड़ाई में अमेरिका बार-बार क्यों कूद रहा है? क्या वो सिर्फ दोस्त की मदद कर रहा है या इसके पीछे कोई और खेल छिपा है? क्या अमेरिका को तेल की भूख है या ताकत की प्यास? क्या ये सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई है या किसी बहुत पुरानी चाल का एक हिस्सा है? लोग पूछ रहे हैं। ईरान का इंकलाब हो या इजराइल का उभार हो, हर जगह अमेरिका ही नजर क्यों आता है? जब मिस्र और इजराइल में शांति होती है तो अमेरिका बीच में आ जाता है। जब इराक कुवैत पर चढ़ाई करता है तो अमेरिका बीच में आ जाता है। जब खाड़ी में बारूद जलता है तो अमेरिका टैंकरों के पीछे खड़ा हुआ मिलता है। दरअसल ये संयोग नहीं है, इतिहास है। आज जो मिडिल ईस्ट हमें बारूद के ढेर पर बैठा दिखता है वो यूं ही नहीं बना था। ये कहानी आज की नहीं बल्कि उस वक्त की है जब अमेरिका एक तमाशबीन था और एक दिन शतरंज का खिलाड़ी बन गया। कैसे ईरान इराक को तबाह किया, कैसे सद्दाम को निपटाया, क्यों ओसामा बिन लादेन अमेरिका का इतना बड़ा दुश्मन बना और उसने अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर दी। स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी अमेरिका के एक बाहरी ताकत से मिडिल ईस्ट की तकदीर तय करने वाले बनने तक की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। अमेरिका और मिडिल ईस्ट का जो रिश्ता आज इतना गहरा दिखाई देता है वो दरअसल बहुत पुराना नहीं है। अमेरिका की दखलंदाजी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है। इससे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक बाहरी तमाशबीन था और असली खेल था यूरोपीय ताकतों के हाथ में। उस वक्त मिडिल ईस्ट और बाकी का ग्लोबल साउथ यूरोप की साम्राज्यवादी होड़ का मैदान बना हुआ था। उधर फ्रांस नॉर्थ अफ्रीका पर कब्जा जमा चुका था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सीरिया और लेबनान भी उसके हिस्से में आ चुके थे। इधर ब्रिटेन ने ईरान में अपने पैठ बनाई, मिस्र को अपने कब्जे में लिया और अरब प्रायद्वीप के वो तटीय हिस्से कब्जा लिए जो इंडिया से उसका सीधा सीधा रास्ता बनाते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लंदन ने फिलिस्तीन, ट्रांसजॉर्डन और इराक की बागडोर भी अपने हाथ में ले ली। वहीं इटली, जो एक औपनिवेशिक ताकत बनने की कोशिश में था, उसने उस जमीन को तबाह कर दिया जिसे आज हम लीबिया के नाम से जानते हैं। यानी ये इलाका अगर किसी के कब्जे में था तो वो था यूरोप, न कि अमेरिका। और जब पहली वर्ल्ड वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में बगावतें उठीं, जब लोग आज़ादी के लिए लड़ने लगे तो उनका गुस्सा अमेरिका पर नहीं, यूरोप की ताकतों पर ही निकला था। ये वो दौर था जब नक्शे खींचे जा रहे थे, सरहदें बनाई जा रही थी। लेकिन कहानी में अमेरिका तब भी बस एक मूक दर्शक था। फिर शुरू होता है कोल्ड वॉर का सिलसिला। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। वजह साफ थी, तेल का समंदर और इलाके की लोकेशन। ये इलाका अब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही जंग का नया एक मैदान बन चुका था। 1956 का सुएज संकट इसका पहला बड़ा इशारा था, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र के सुएज कैनाल पर कब्जा किया और अमेरिका ने खुलकर उन पर दबाव डाला, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यूरोप की ताकतें जो अब तक मिडिल ईस्ट की मालिक थीं, धीरे धीरे पर्दे से हटने लगीं। फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका में थोड़ी देर तक और टक्कर दी, लेकिन 1962 में अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन भी 1971 तक खाड़ी में आखिरी औपनिवेशिक भूमिका निभाता रहा, फिर उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब वो दौर खत्म हो चुका था जिसमें कई औपनिवेशिक ताकतें आपस में लड़ रही थीं। उसकी जगह एक नया नक्शा बना, एक सीधी लाइन खींच दी गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्क उस वक्त आज़ाद हुए थे, नए थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी एक का हाथ पकड़ना ही पड़ता था। या अमेरिका से मदद लो या मास्को की तरफ झुक जाओ। हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो ये बताओ कि समाजवाद की जबान बोलोगे या पूंजीवाद की। मगर इन मुल्कों ने भी चालाकी दिखाई, अपने फायदों को कभी सोशलिज्म के नाम पर बेचा तो कभी एंटी कम्युनिज्म के नाम पर। उधर दोनों सुपर पावर्स को यह डर था कि अगर एक भी देश हाथ से फिसला तो उसके पीछे कई और भी फिसल जाएंगे। यही था वो डोमिनो थ्योरी जिसने अमेरिका को वियतनाम की दलदल में धकेल दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद देशों ने अपनी साइड बहुत कम बदली। वजह थी, अगर कोई एक देश पलटता तो पूरी रीजनल पावर बैलेंस हिल जाता।
हाँ, कुछ बदलाव जरूर हुए। 1958 में इराक ने क्रांति के बाद ब्रिटेन का साथ छोड़ दिया और अरब राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने लगा, जो जल्दी ही मॉस्को से जाकर मिल गया। 1952 में ईरान ने जब अपने वजीर आजम मोहम्मद मोसद्दिक के जरिए आज़ाद विदेश नीति अपनाने की कोशिश की तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उसकी हुकूमत पलट दी। और फिर आया 1979। मिस्र ने इजराइल से समझौता कर लिया और सोवियत खेमे से निकलकर अमेरिका के साथ हो गया। उसी साल ईरान में शाह की हुकूमत का तख्ता पलट गया और आया आयतुल्लाह खुमैनी का इस्लामी इनकलाब। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा साथी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ये जो बड़े बड़े बदलाव थे वो दरअसल मिसाल हैं, क्योंकि बाकी ज़्यादातर देश तो उसी गठजोड़ में बंधे रहे जहां एक बार वो फंस चुके थे। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं थमती, अभी असली चालें बाकी थीं। इस कोल्ड वॉर की शतरंज में अगर कोई सबसे सुलगता हुआ मोहरा था तो वो था इजराइल। 1967 और फिर 1973 में इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच दो भयानक जंगें छिड़ गईं। लेकिन असल लड़ाई मैदान में नहीं, पर्दे के पीछे, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। और ये टकराव इतना करीब था जितना शायद कोल्ड वॉर के किसी और मोड़ पर नहीं आया था। 1973 की जंग में जब इजराइल के हालात बिगड़ने लगे तो अमेरिका ने खुलकर दखल दी। उसने इजरायली फौज को हथियार और मदद भेजी, वो भी सीधे एयरलिफ्ट के जरिए। लेकिन यह कदम उसके अरब दोस्तों को जरा भी रास नहीं आया, खास तौर पर सऊदी अरब को। गुस्से में आकर उन्होंने ओपेक का तेल बंद कर दिया, पूरी दुनिया की सांसें अटका दी, पेट्रोल पंप सूख गए और अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि मिडिल ईस्ट के खेल में दोस्त बनाना आसान है, निभाना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका ने इसी जंग की राख से एक नया खेल शुरू किया। उसने शांति की बातचीत में खुद को सबसे आगे रखा, दिखावा के लिए। मकसद साफ था, मॉस्को को इस प्रोसेस से पूरी तरह बाहर रखना और अरब मुल्कों को ये दिखाना कि इजराइल से अगर कुछ मनवाना है तो रास्ता वॉशिंगटन से होकर ही जाएगा। 1979 में ये कोशिशें रंग लाईं। एक समझौता हुआ कैंप डेविड नाम से, जिसमें मिस्र और इजराइल हाथ मिला लेते हैं। बदले में इजराइल सिनाई का इलाका मिस्र को लौटा देता है और मिस्र बदले में अमन और सुरक्षा की गारंटी दे देता है। इस समझौते ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट की सियासत का ताज पहना दिया। अब वो सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का हकदार बन चुका था। मगर ठीक उसी साल एक ऐसा भूचाल आया जिसने इस ताज को हिलाकर रख दिया। ईरान में क्रांति शुरू हो गई। अमेरिका का सबसे वफादार साथी शाह गिरा दिया गया और उसकी जगह आया आयतुल्लाह खुमैनी का इस्लामी इनकलाब, जो सिर्फ ईरान नहीं पूरे मिडिल ईस्ट को बदलने का सपना लेकर आया था। अमेरिका ने एक हाथ से दोस्ती की मेज बिछाई मगर दूसरे हाथ से उसकी ज़मीन खिसकने लगी थी। और यही था उस खेल का असली चेहरा, जहां हर अमन के पीछे एक जंग छिपी होती है। 1980 में मिडिल ईस्ट की फिजा में बारूद घुलने लगा था। ईरान और इराक, दो दुश्मन, दो ताकतवर मुल्क, एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। ये जंग 8 साल तक चली, लाखों जानें गईं और पूरी दुनिया की नज़रें खाड़ी पर टिकी रहीं। अमेरिका, जो एक तरफ इराक को सोवियत का पुराना साथी मानता था और दूसरी तरफ ईरान को 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अपना दुश्मन समझ चुका था, वो इस टकराव से नजरें नहीं फेर सकता था। वो 1979 की वो कड़वी यादें नहीं भूला था जब तेहरान में उसकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया था और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया गया था। ऊपर से ईरान अब अमेरिका के खाड़ी में मौजूद दोस्तों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था, जैसे सऊदी और कुवैत। इसलिए अमेरिका ने एक नया मोहरा चल दिया। उसने 6 तेल समृद्ध अरब मुल्कों को एकजुट किया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनवाई, एक तरह का सुरक्षा कवच, ताकि ईरान और इराक दोनों से बचाव हो सके। लेकिन बात सिर्फ बचाव की नहीं थी। अमेरिका ने चालाकी से दोनों तरफ हाथ डाला। एक तरफ वो इराक को पैसे और हथियार देता रहा ताकि उसे सोवियत के घेरे से निकालकर अपने करीब ला सके। दूसरी तरफ वो चोरी छिपे ईरान को भी हथियार बेचता रहा। मकसद था लेबनान में हिजबुल्लाह के कब्जे में मौजूद अमेरिकी बंधकों की रिहाई कराना। लेकिन अमेरिका का असली गुस्सा तब भड़का जब जंग ने तेल की सप्लाई पर असर डालना शुरू किया। गल्फ में तेल के टैंकर निशाना बनने लगे। 1988 में अमेरिका ने कुवैत के तेल टैंकरों को अपनी झंडी देकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि अटैक हो रहे थे। और फिर एक झटके में उसने एक ईरानी पैसेंजर जहाज को ही मार गिरा दिया। उसके बाद ही ईरान पीछे हटा और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में एक सीज फायर मानने को तैयार हो गया। मिडिल ईस्ट की यह सबसे लंबी जंग यहीं जाकर थमी, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इराक, जिसे अब अमेरिका से लगातार मदद मिल रही थी, इस शांति का फायदा उठाकर अपनी ही जमीन पर कहर बरपाने लगा।
उसने उत्तर में रहने वाले कुर्दों पर जुल्म ढाना शुरू किए, जैसे उनका वजूद मिटा देना चाहता हो। ये एक जनसंहार था, लेकिन वॉशिंगटन की नज़रें इस पर बंद रहीं, क्योंकि अमेरिका अब इराक को सोवियत के हाथों से निकालकर अपनी तरफ खींचने में मशगूल था। एक बार फिर इंसानियत सियासत के नीचे दब गई, मर गई, और मिडिल ईस्ट एक बार फिर एक नए तूफान की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही साल यानी 1989 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और कोल्ड वॉर का पर्दा गिरा, तो एक नया दौर शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में बेपनाह हो गई थी, बिना किसी युद्ध के ही। और ये बात समझनी ज़रूरी है कि 1990 से पहले तक अमेरिका का मिडिल ईस्ट में न तो कोई स्थायी मिलिट्री बेस था और न ही वो अक्सर सीधे फौजी दखल दिया करता था। वो हमेशा दूर रहकर लोकल सरकारों के सहारे खेल खेलता था। लेकिन 1990 की गर्मियों में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी। उसने सोचा था अमेरिका कुछ नहीं करेगा, और उस वक्त ऐसा सोचना गलत भी नहीं था, मगर वो सद्दाम की सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका ने तुरंत एक ऐसा गठबंधन खड़ा कर दिया जो कोल्ड वॉर के दौरान कभी मुमकिन था ही नहीं। अमेरिका ने अपनी फौज सऊदी अरब की जमीन पर लाने के लिए सऊदी अरब को तैयार कर लिया। कुवैत की आज़ादी के लिए शुरू हुई इस जंग में अमेरिका की अगुवाई में आधे मिलियन से ज़्यादा फौजी शामिल हुए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये था उस नए अमेरिकी साम्राज्य का पहला पत्थर जो आने वाले सालों में मिडिल ईस्ट की राजनीति को पलटने वाला था। और तब अमेरिकी दबदबे के दो चेहरे सामने आए। पहला, इराक हार गया लेकिन सद्दाम हुसैन बच गया। यहीं से शुरू हुआ वो टकराहटों का लंबा सिलसिला, हथियारों की जांच, कड़े से कड़े प्रतिबंध और एक अघोषित तनाव जो 12 साल तक खींचता गया। अमेरिका ने तब भी अपनी फौजें खाड़ी के देशों में रखीं ताकि इराक को काबू में रखा जा सके। और दूसरा था, उस जंग के आखिरी लम्हों में अमेरिका ने इराकियों से कहा, उठो, सद्दाम के खिलाफ बगावत करो। लोग उठे भी, मगर जब सद्दाम ने उनका खून बहाया तब अमेरिका सिर्फ देखता रह गया। इराक के लोगों के दिलों में आज भी ये धोखा जिंदा है। उधर ईरान भी था, एक और दुश्मन जो खाड़ी के अमेरिकी दोस्तों को आंखें दिखा रहा था। इसलिए अमेरिका ने एक साथ दोनों को कंटेन करने की रणनीति बनाई, ईरान को भी, इराक को भी। लेकिन अरब देशों की मिलिट्री ताकत इतनी नहीं थी कि वो अकेले टिक सकें। तो अमेरिका ने वही किया जो एक साम्राज्य करता है, खुद ही मैदान में उतर गया। अब वो मिडिल ईस्ट में सिर्फ मौजूद नहीं था, वो वहाँ का हुक्मरान बन चुका था। अमेरिकी साम्राज्य की दूसरी चाल थी फिलिस्तीन के नाम पर अरबों को मनाना। अमेरिका जानता था कि अगर उसे एक अरब मुल्क यानी इराक के खिलाफ बाकी अरब मुल्कों का साथ चाहिए तो उसे एक पुराना और ज़ख्मी सवाल छूना ही पड़ेगा, और वो था फिलिस्तीन का मसला। क्योंकि अरब दुनिया के लिए ये सिर्फ एक ज़मीन का नहीं, इज़्ज़त और इंसाफ का सवाल था। इसलिए 1991 में जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उसी वक्त वाशिंगटन ने एक और मोर्चा खोल दिया, शांति का। लेकिन कोई फाइनल स्टेटस एग्रीमेंट नहीं बन सका। फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हुआ, मगर अमेरिका को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो कोशिश कर रहा है, और यही दिखावा ही काफ़ी था ताकि वो इजराइल का सबसे बड़ा मददगार भी बना रहे और साथ ही अरब मुल्कों से भी दोस्ती बनाए रखे। यानी एक ही हाथ से दोनों तरफ पतंग उड़ाना। जब अमेरिका ने 1990 में इराक पर चढ़ाई की योजना बनाई तो उसे एक मुश्किल सवाल का जवाब भी खोजना पड़ा। अगर एक अरब मुल्क पर हमला करना है तो बाकी अरब मुल्कों को साथ कैसे लाया जाए? और इसका जवाब था फिलिस्तीन। अमेरिका जानता था उसे अब अरब दुनिया का समर्थन चाहिए, तो उसे ये दिखाना होगा कि वो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर तो है, यानी एक हाथ में बंदूक और दूसरे में शांति की मशाल। इसी मकसद से अमेरिका ने 1991 में मैड्रिड से एक बड़ी शांति प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत इजराइल और 3 मुख्य अरब ताकतों जॉर्डन, सीरिया और PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक ही टेबल पर बुला लिया। इसका एक बड़ा नतीजा ये रहा कि गजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी एक सीमित फिलिस्तीनी हुकूमत की स्थापना हुई। लेवांत यानी मिस्र इजराइल का कैंप डेविड समझौता और इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया, और दूसरी तरफ गल्फ में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जरिए इराक और ईरान दोनों को काबू में रखने की रणनीति बन चुकी थी। हर रास्ता अमेरिका से होकर जाता था, लेकिन यही रास्ता एक दिन मलबा भी बनना था, क्योंकि इसी दबदबे के बीच अस्थिरता के बीज बो दिए गए थे। इराक पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों ने वहां एक अमानवीय त्रासदी खड़ी कर दी। लाखों लोगों को दवाइयां और खाना नसीब नहीं हुआ, और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन ने हथियार जांच की प्रक्रिया को ख़त्म कर अपनी तानाशाही को दोबारा मजबूत कर लिया। उधर ओस्लो शांति प्रक्रिया की कशमकश इतनी लंबी और निराशाजनक रही
कि एक वक्त बाद लोगों को यकीन ही नहीं रहा कि इजराइल फिलिस्तीन में कोई अमन मुमकिन है। और जब वो प्रोसेस टूटा तो जो टूटा वो सिर्फ भरोसा नहीं था बल्कि एक ऐसा खून खराबा शुरू हुआ जो बेहद बेरहम था। इन सब के बीच अमेरिका की ये ताकत, उसका ये वर्चस्व एक ऐसे निशाने में बदल गया जो हर उस ताकत के लिए दुश्मन था जो मिडिल ईस्ट के इस नई व्यवस्था को चुनौती देना चाहता था। और फिर वो हुआ जिसने सबको हिला दिया। 11 सितंबर 2001 का हमला। अलकायदा ने न्यूयॉर्क को नहीं बल्कि उस साम्राज्य की नींव को निशाना बनाया जो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। यानी 90 के दशक में अमेरिका ने जो साम्राज्य गढ़ा उसी के नीचे गुस्से, घुटन और बगावत की चिंगारियां दबी थीं जो अब फटने वाली थीं। एक ऐसा युद्ध जो जीत कर भी हारा गया। 2001 में अमेरिका की ज़मीन पर हुआ 9/11 का हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो अमेरिकी घमंड पर सीधा वार था। उस हमले के बाद अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। यानी अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीमा तक नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर लड़ी जाएगी। इसी लड़ाई के नाम पर अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिरा दिया गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गलत गिनती जिसका असर आज तक मिटा नहीं। इराक में अमेरिकी फौजें तो घुस गईं लेकिन सद्दाम के गिरते ही पूरा देश बिखर गया। सरकार टूटी, सिस्टम खत्म हुआ और फिर शुरू हुई कबीलों और फिरकों के बीच वहशी जंग। इस जंग ने लाखों इराकियों की जान ली और करोड़ों लोगों को बेघर और बेवतन बना दिया। उधर अमेरिका को भी ये जंग सिर्फ खून से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की तरफ से लड़नी पड़ी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका के कई सैनिक मारे गए। लेकिन इससे भी बड़ी गलती ये थी कि अमेरिका ने सद्दाम को गिराकर ईरान का रास्ता साफ कर दिया। ईरान जो पहले तक इराक से डरता था अब पूरे इलाके में अपना सिक्का जमाने लगा। उसने अपने शिया समर्थकों को मजबूत किया और खुद को अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज़ बनकर पेश किया। इसी दौर में ईरान का साथी हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल से लड़कर राजनीतिक फतह हासिल कर गया। एक ऐसा युद्ध जिसे अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने नए मिडिल ईस्ट का जन्म कहा था, लेकिन हकीकत में वो एक खून से लिपटा हुआ साया था। उधर जिस अलकायदा को अमेरिका ने मिटाने का वादा किया था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ एक आतंकी नेटवर्क नहीं था बल्कि एक ज़मीनी लड़ाकू सेना बन चुका था जो अमेरिकी सैनिकों से सीधी जंग लड़ने लगा। और फिर आया अबू गरीब जेल का किस्सा। कहानी बेहद रोचक है। कैसे अमेरिका ने पहले मिडिल ईस्ट को तबाह किया, क्या था वो किस्सा और फिर अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत कैसे चुकानी पड़ी, ये सब भाग 2 में। शुक्रिया।